सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेश का गुण। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। सो वीडियो में बने रहे। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको फील होता चला जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग किस नज़रिए से पढ़ रहे हैं। तो ये है हमारा क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो लेक्चर बनाया है, अगर उसको नहीं देखे हैं तो जाकर के देख ले, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है और उसका कॉन्सेप्ट और जो भी थ्योरी पार्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। बाकी न्यूमेरिकल करेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं क्या, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। पहला जो प्रॉपर्टी है वो है आवेश की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मतलब क्या, आवेश योज्य होते हैं। आवेश की योज्यता एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। मान लो यहाँ पर एक बॉडी है जिसमें कुछ चार्जेस रखे हुए हैं। यहाँ पर 2 चार्जेस है, एक है Q1 और एक है Q2 जिसका वैल्यू दिया हुआ है। आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, इसमें कहीं से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अगर हमको इस पर Q टोटल निकालना होगा या फिर Q नेट बोल ले QN निकालना होगा तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, Q1 प्लस Q2। Q1 का वैल्यू क्या है, -2 माइक्रोकूलम और Q2 का वैल्यू क्या है, +8 माइक्रोकूलम। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा क्या, 6 माइक्रोकूलम। कैसा, प्लस का। अगर Q3 रहता तो एक और टर्म बढ़ जाता, प्लस का Q3। अगर Q4 रहता तो एक और टर्म बढ़ जाता, प्लस का Q4। अगर Qn रहता तो हम Qn लिख देते, ठीक है। सो एक बार डेफिनेशन सुने आवेश की योज्यता का। आवेश का योज्यता जो है, इसका डेफिनेशन है, किसी भी बॉडी पर कुल आवेश का मान सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कुल आवेश किसे कहते हैं, Qn जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कुल आवेश बोलते हैं, टोटल चार्ज बोलते हैं, नेट चार्ज बोलते हैं। अब समझे डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब समझे क्या बोल रहा है, किसी भी बॉडी पर मान लो ये बॉडी है, किसी भी बॉडी पर कुल आवेश का मान सभी आवेशों के, देखो सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। बीजगणित का योग क्या है, जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। जो भी बॉडी रहेगा उसमें टोटल चार्ज निकालना होगा, सिंपली उसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, हमारा जो टोटल चार्ज है उसका वैल्यू निकल जाएगा। यही कहलाता है कि आवेश की योज्यता। डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। डेफिनेशन एक बार और बोल देता हूँ मैं, किसी भी बॉडी पर, किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का मान सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझ में आ गया। अगर n चार्जेस रहेंगे किसी बॉडी में, n चार्जेस रहेंगे, जैसे मान लो Q3 एक और है, और क्या है Qn है, पता नहीं कितना है, n तक जाएगा, तो Qn निकालेंगे कैसे हम, Qn का मतलब क्या, Q नेट, ठीक है। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब पूरा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन हमारा ये ख़त्म नहीं होने वाला सिस्टम, क्यों, क्योंकि बोल रहा है n तक जा रहा है, तो डॉट 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 Qn। यहाँ का Qn और यहाँ का Qn डिफरेंट है। यहाँ का Qn का मतलब क्या, पूर्णांक है, लेकिन कहाँ तक पता नहीं, और यहाँ का Qn का मतलब क्या है, Q नेट। आप इसको QT भी लिख सकते हो। QT का मतलब क्या, Q टोटल चार्ज, कुल आवेश, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा आवेश की योज्यता। अब समझते हैं हम लोग क्या, आवेश का संरक्षण। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, आवेश की ना तो उत्पत्ति होती है ना ही इसका विनाश होता है, केवल इसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। बस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश का संरक्षण बोलते हैं। आवेश की ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही इसका विनाश होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग आवेश का संरक्षण बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्लास 12 में आने के बाद कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, उसे समझना ज़रूरी हो जाता है। मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई आइसोलेटेड सिस्टम है। ये क्या है, हमारा कोई आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, वैसा सिस्टम जिससे मास तथा एनर्जी को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। मतलब क्या, ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उससे हम मास निकाल नहीं सकते, या फिर उसमें मास दे नहीं सकते, या फिर उससे एनर्जी हम निकाल नहीं सकते, या फिर उसमें दे नहीं सकते। एक ऐसा समझ लो एकांत वातावरण जहाँ कोई आ नहीं सकता और कोई जा नहीं सकता, जो है वही क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। हम हैं यहाँ रूम में, ये रूम आइसोलेटेड सिस्टम है, हम हैं तो कोई और यहाँ नहीं आ सकता, जो हम हैं वो हम ही रहेंगे, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में
इसका जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो क्या है, सुने। आइसोलेटेड सिस्टम में कुल आवेश का मान हमेशा नियत रहता है। मान लो ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है और इसमें Q चार्ज रखा हुआ है, तो ये हमेशा ही क्या रहेगा, Q ही रहेगा। क्या रहेगा, ये हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। चाहे इसे तुम अपने घर पे रखो या अपने दोस्तों के घर पे रखो, ये बदलने वाला नहीं है। तो क्लास 12th में एक ये डेफिनेशन जानना ज़रूरी हो जाता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में कुल आवेश का मान हमेशा नियत रहता है। मैं बोल रहा हूँ क्या, कुल आवेश, इंडिविजुअल चार्ज नहीं बोल रहा मैं, टोटल चार्ज बोल रहा। जो अलग अलग आवेश है वो नहीं बोल रहा, सभी का कुल आवेश। और कुल आवेश कैसे निकालते हैं आप लोगों ने तो पहले प्रॉपर्टी में पढ़ा ही, ठीक है। तो आवेश की योज्यता अगर बोले तो, आवेश का संरक्षण अगर बोले तो क्या बोल सकते हो आप लोग, आवेश की ना तो उत्पत्ति होती है ना ही इसका विनाश होता है। दूसरा भाषा में अगर बोलना पड़े तुम लोगों को तो क्या बोलोगे, आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज का मान हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। पहला डेफिनेशन आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा और दूसरा डेफिनेशन आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल और क्लियर करते हैं कि क्यों ऐसा बोलते हैं, आवेश की ना तो उत्पत्ति होती है ना ही इसका विनाश होता है। देखते हैं इसका एग्जाम्पल, जिससे क्लियर होगा आवेश का संरक्षण आखिरकार है क्या, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक कोई बॉडी है, मान ले इसको A और इसको मान ले क्या B, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है और इसमें 20 इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन है, ठीक है। ये भी A ही है और ये भी B ही है, लेकिन किसी तरीके से मैंने क्या कर दिया, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें क्या कर दिया, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। A से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला और B में क्या करा दिया, प्रवेश करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 10 प्रोटॉन रहेगा, यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। देखो अब एक चीज़ देखना है, यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को A से निकाला और कहाँ पे रख दिया, B में रख दिया। लेकिन प्रोटॉन किसी ऑब्जेक्ट से निकलता है क्या, नहीं, ट्रांसफ़र क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही होता है। इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाला, A से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला और B में 2 इलेक्ट्रॉन को रख दिया। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस का E और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, वो होता है प्लस का E। और E का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। E का वैल्यू क्या होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम, 19 कूलम, ठीक है। क्या होता है, माइनस का 19 कूलम, ओके। इतना समझ में आ गया। तो अब समझते हैं यहाँ पर। अच्छा, QA अगर हम निकालेंगे, QA का मतलब क्या, वस्तु A पर कुल आवेश का मान, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही क्या है, यहाँ पर प्रोटॉन है। मतलब क्या है, ये वस्तु जो है क्या है, उदासीन है, और उदासीन वस्तु में टोटल चार्ज क्या रहता है, 0 रहता है। अच्छा, कैसे, वो देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है माइनस का E, तो 10 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, माइनस का 10E, माइनस का 10E। एक प्रोटॉन के लिए होता है प्लस का E, तो 10 प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, 10 प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, प्लस का 10E। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो QA जो है वो क्या आ जाएगा, हम लोग के पास 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि QA कैसे हम निकाल सकते हैं, Q1 प्लस क्या Q2, यहाँ पर 2 चार्ज अवेलेबल है। पहला क्या है, माइनस का 10E और दूसरा क्या है, प्लस का 10E। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ से। समझ में आ गया, सिंपल। वैसे ही QB पर भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही क्या है, प्रोटॉन है। माइनस का 20E और प्लस का 20E दोनों को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। लेकिन अगर यहाँ की बात करें QA, तो वो कैसे निकालेंगे, वो देखो Q1 प्लस Q2, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए होता है E, तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, 8 ही। अब E का वैल्यू रख के तुम एक्चुअल वैल्यू फाइंड कर लेना कि कितना है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे आवेश कितना बनेगा। तो Q1 पे हम क्या लिख सकते हैं, Q1 के जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस का 8E। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए होता है माइनस का E, तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, माइनस का 8E। अब देंगे प्लस का चिन्ह, सिखाया था ना आवेश की योज्यता में कुल आवेश का मान निकालना, वही काम आ रहा है। 10 प्रोटॉन के लिए अगर हम लिखना चाहेंगे आवेश, तो क्या होगा, एक प्रोटॉन के लिए होता है प्लस का E, तो 10 प्रोटॉन के लिए क्या होगा, 10 प्लस का 10E। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 2E। अगर QB निकालेंगे तो उसी प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस का 12E, क्या, माइनस का 12E और प्लस का 20E। तो यहाँ पर जो हम लोग के पास निकलेगा QB जो है निकलेगा, वो कितना निकलेगा, QB हम लोग के पास निकल जाएगा
अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर 20 था, 20 इलेक्ट्रॉन था, तो ए से 2 इलेक्ट्रॉन निकला, तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या हो जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा माइनस का 22E और इसके लिए प्लस का 20E। तो आंसर क्या आएगा फाइनल आंसर माइनस का 2E। और यहाँ पर अगर QA निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं माइनस का प्लस का 2E और यहाँ पर माइनस का 2E, और एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 0। तो एक चीज़ देखा आपने कि आवेशित होने से पहले भी हमारे पास Q टोटल जो था वो क्या था 0 था, और आवेशित होने के बाद भी हमारे पास Q टोटल जो है वो क्या है 0 ही है। यहाँ पर Q नेट कर लेना, Q टोटल कर लेना, क्यों, क्योंकि A और B को हम क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। और यहाँ पर अगर QT निकालोगे तो क्या कर सकते हो 0 + 0 वो क्या हो जाएगा 0। मतलब आवेशित होने से पहले भी क्या है आवेश का मान 0, और आवेशित होने के बाद भी आवेश का मान क्या है 0। ये दर्शाता है कि आवेश ट्रांसफ़र तो होता है, लेकिन टोटल आवेश का जो मान होता है, टोटल आवेश जो होता है, कुल आवेश जो होता है, नेट चार्ज जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो नहीं बदलता। इसलिए बोला जाता है आवेश की ना तो उत्पत्ति होती है ना ही इसका विनाश होता है, सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होता है ट्रांसफ़र होता है। कुल आवेश पहले भी 0 और बाद में भी 0, मतलब आवेश का उत्पत्ति नहीं हुआ और विनाश भी नहीं हुआ, लेकिन आवेश क्या है हम आपस में ट्रांसफ़र हो गए। और यहीं से कनेक्ट कर सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज का मान हमेशा कांस्टेंट रहता है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या देखते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हम लोग देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आवेश का जो क्वांटमीकरण है आखिरकार होता क्या है, और उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। और इस टॉपिक से, इलेक्ट्रिक चार्ज से, यही एकमात्र ऐसा बोल सकते हो कि ये टॉपिक है जिससे न्यूमेरिकल्स अच्छे लेवल के निकलते हैं, जो कि मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन सेशन में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझने से पहले एक चीज समझो जिसका नाम है बेसिक चार्ज। क्या? बेसिक चार्ज। इसको हिंदी में हम लोग मूल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। देखो मूल आवेश होता क्या है, बेसिक चार्ज होता क्या है। देखो वह छोटा आवेश, इसका जो डेफिनेशन है वो ऐसे है, वह छोटा आवेश, किसी वस्तु पर वह छोटा आवेश जो उस वस्तु पर संभव हो। मतलब क्या कि मान लो यहाँ पर कोई बॉडी है, क्या है यहाँ पर कोई बॉडी है, इस पर वह मिनिमम चार्ज, वह न्यूनतम आवेश जो कि इस बॉडी पे संभव है, उससे छोटा आवेश संभव नहीं है, वह कहलाता है हमारा बेसिक चार्ज, जिसे हम लोग हिंदी में मूल आवेश कहते हैं। और वो चार्ज जो है बेसिक चार्ज, उसे हम लोग मॉड ई से डिनोट करते हैं, जिसका वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश है उसके इक्वल होता है। ठीक है, बेसिक चार्ज हम लोग के पास क्या है? बेसिक चार्ज हम लोग के पास वह छोटा आवेश है, वह न्यूनतम आवेश है जो कि किसी बॉडी पर संभव है, जिससे छोटा आवेश संभव नहीं है उस वस्तु पर, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बेसिक चार्ज बोलते हैं। और उसे मॉड के अंदर ई से सूचित करते हैं, मॉड ऑफ ई। इसको क्या पढ़ेंगे? मॉड ऑफ ई। इससे सूचित करते हैं, जिसका वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। तो आपको समझ में आया बेसिक चार्ज क्या होता है? अभी तक हम लोगों ने समझा बेसिक चार्ज क्या होता है, मूल आवेश क्या होता है। बेसिक चार्ज क्या होता है? वह न्यूनतम आवेश जो किसी वस्तु पर संभव है, जिससे छोटा आवेश किसी वस्तु पर संभव नहीं है, जिसका वैल्यू इतना होता है। बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, इस पे ध्यान नहीं देना है। पहले समझते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आखिरकार होता क्या है, उसके बाद देख लेंगे इसे भी। मान लो कि यहाँ एक कोई बॉडी है जिस पर टोटल चार्ज जो है वो क्या है? Q है। टोटल चार्ज जो है वो क्या है? Q है। अब सबको पता है आवेश है तो ये ट्रांसफरेबल होगा। मतलब क्या? चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, इसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके दो रास्ते होते हैं। पहला तो चार्ज ऐसे ट्रांसफ़र हो सकता है, माइनस का एक ट्रांसफ़र होगा, ये चार्ज लिखने का तरीका है। ठीक है, यहाँ पर ई इलेक्ट्रॉन नहीं है, माइनस का एक चार्ज ट्रांसफ़र होगा, प्लस का एक चार्ज ट्रांसफ़र होगा, प्लस का 2 चार्ज ट्रांसफ़र होगा, प्लस का 3 चार्ज ट्रांसफ़र होगा, प्लस का 4 चार्ज ट्रांसफ़र होगा। ऐसे ही जितना मन हो उतना करवा सकते हो। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि माइनस का एक इलेक्ट्रॉन नहीं, माइनस का एक चार्ज ट्रांसफ़र होगा, माइनस का 2 चार्ज ट्रांसफ़र होगा, माइनस का 3 चार्ज ट्रांसफ़र होगा, माइनस का 4 चार्ज ट्रांसफ़र होगा। ऐसे ही जितना मन हो उतना करवा सकते हो। ठीक है,
मैं कॉन्सेप्ट को समझाना चाह रहा हूँ इसीलिए ऐसा बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, क्या ऐसा लिख सकते हैं कि पता नहीं कि कितना चार्ज ट्रांसफ़र होगा, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या कि प्लस का एन ई चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, जहाँ एन क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी एक पूर्णांक संख्या होगा, 100 200 250 लाख करोड़ कुछ भी होगा, लेकिन क्या होगा पूर्णांक संख्या होगा। यहाँ पर अगर इस सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, माइनस का एन ई चार्ज क्या होगा ट्रांसफ़र होगा, लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। अगर दोनों को कंबाइंड करें तो लिख सकते हैं क्या, Q इक्वल्स प्लस माइनस एन ई, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यही है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पहले सिचुएशन में मैंने प्लस का चार्ज को ट्रांसफर करवाया, दूसरे सिचुएशन में माइनस का चार्ज का। यहाँ पर यह मत समझना कि प्लस का चार्ज मतलब क्या प्रोटॉन, प्रोटॉन किसी भी ऑब्जेक्ट से ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। दोनों को कंबाइंड किया तो क्या है, प्लस माइनस एन ई, यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब समझे इस डेफिनेशन को, क्या बोल रहा है, किसी वस्तु पर मान लो ये कोई हमारा क्या है, वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, कुल आवेश का मान, ये क्यू क्या बताया मैंने, कुल आवेश है, कुल आवेश का मान मूल आवेश के पूर्णांक गुणज के बराबर होता है। मूल आवेश क्या होता है, ई, हमारा ई क्या है, मूल आवेश है, मूल आवेश के पूर्णांक गुणज के क्या होता है, बराबर होता है। एन क्या है, एन पूर्णांक है, दोनों का गुना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो बस यही डेफिनेशन है, किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान मूल आवेश के पूर्णांक गुणज के क्या होता है, बराबर होता है। और प्लस माइनस कैसे आया वो तो आपको पता ही है। इस फॉर्मूले पे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आखिरकार होता क्या है, समझ में आ गया। अब एक चीज ध्यान दो, मूल आवेश ऐसा बोला जाता है कि ई है, ई क्या है, मूल आवेश है जिसका वैल्यू इतना है, लेकिन इससे छोटा आवेश जो है उसका भी खोज हो चुका है, जैसे क्वार्क अप क्वार्क डाउन, लेकिन वो सब प्राकृतिक में स्वतंत्र नहीं है, इसीलिए अभी तक हम इसे ही क्या मानते हैं, मूल आवेश मानते हैं। सबको समझ में आ गया। अब समझते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इस पे क्वेश्चन भी करेंगे आने वाले क्वेश्चन। चौथा जो प्रॉपर्टी है हम लोग के पास वो है आवेश पर गति का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब समझे, मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे 5 माइक्रोकूलम का क्या है, आवेश है, और अभी ये रेस्ट पर है, अभी ये क्या है, रेस्ट पर है। कुछ करके मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्या क्या कर दिया, मोशन में ला दिया, इसको कुछ करके क्या कर दिया, मोशन में ला दिया, फोर्स लगाया, तो इसमें क्या हुआ, ये मोशन में आ गया। मान लो इसको v वेग से मैंने क्या कर दिया, वेलोसिटी दे दिया, इसको v क्या दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, तब यह किस में आ गया, मोशन में आ गया। मतलब क्या, पहले रुका हुआ था, अब यह चलने लगा, तब इस पे जो चार्ज का मान होगा वो क्या होगा। तो हमको पता है आवेश पर गति का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका मतलब यहाँ भी जो Q होगा वो क्या होगा, 5 माइक्रोकूलम का ही होगा, ठीक है। तो आज से ध्यान रखना, आवेश पर गति का प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे वो रुका हुआ हो कोई वस्तु, चाहे चलता हुआ हो, उस पर जितना आवेश रहेगा उतना ही रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। गति के कारण आवेश में, चार्ज में कोई वेरिएशन नहीं आता है, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इस नेचर को, चार्ज की इस प्रॉपर्टी को हम लोग इनवेरिएंट नेचर ऑफ चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इतना तो आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। हाँ, एक चीज़ है, गति के वजह से मास बदलता है, द्रव्यमान बदलता है, ठीक है, लेकिन आवेश जो है वो नहीं बदलता। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इसको ध्यान से देखना, स्किप मत ही करना तो अच्छा रहेगा। 5वां प्रॉपर्टी जो है वो यह है, किसी वस्तु को आवेशित करने पर उसके द्रव्यमान पर भी प्रभाव पड़ता है। देखो, कोई भी वस्तु को हम या तो धन आवेशित कर सकते हैं या फिर ऋण आवेशित कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब उस पर हम आवेश लाएंगे तब उसके द्रव्यमान पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर धनावेश आएगा तो क्या द्रव्यमान बदलेगा या घटेगा, अगर ऋणावेश आएगा तो क्या द्रव्यमान बदलेगा या घटेगा, वही देखना है हमको इस प्रॉपर्टी में। तो डिस्कशन करते हैं। मान लो ये कोई हमारे पास उदासीन वस्तु है, न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना इसमें प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अगर कोई धनावेशित वस्तु है तब उसका मतलब क्या होता है, इसमें प्रोटॉन ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तब हमारा जो वस्तु है कैसा बनता है, धनावेशित बनता है। ये ऋणावेशित वस्तु है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन जो होगा वो कम होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से आता है तब हमारा ऋणावेशित वस्तु बनता है।
जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तब धनावेशित वस्तु बनता है, और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो ऋणावेशित वस्तु बनता है। इतना तो समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट से निकल जाएगा। इसका मतलब देखो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट से निकल जाएगा तब वस्तु पे कैसा आवेश आएगा, धन आवेश आएगा, प्लस का चार्ज आएगा। और जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तब उस पे कैसा आवेश आएगा, माइनस का आवेश आएगा, माइनस का चार्ज आएगा, मतलब ऋण आवेश आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो, मान लो उदासीन था तब इसका द्रव्यमान क्या था, m था। अब ये धनावेशित हो चुका है तो क्या क्या चीजें बदल गई होंगी, तो वो देखो, उदासीन था तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल था, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाल दिया। प्रोसेस क्या है नहीं पता, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, तब देखेंगे कितने प्रोसेस से हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से ये समझे कि किसी तरीके से मैंने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो उस वस्तु पे क्या आ गया, धनावेश आ गया। अब कुछ इलेक्ट्रॉन को निकाला तो उसका द्रव्यमान भी तो निकाला, कुछ इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन के पास एक अपना स्पेसिफिक मास होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन निकला, इसका मतलब क्या, उससे द्रव्यमान भी निकला। अब द्रव्यमान निकला तो क्या इसका द्रव्यमान इसके बराबर होगा क्या, नहीं होगा। अब द्रव्यमान क्या होगा, कम जाएगा। अब मान लो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2 इलेक्ट्रॉन अपना द्रव्यमान लेके तो निकलेगा, तो कुछ जो है वो तो कम गया द्रव्यमान। हालांकि रियल लाइफ में इसको हम इग्नोर करके चलते हैं क्योंकि बहुत ही कम होता है ये, लेकिन कॉन्सेप्ट तो समझना है ना। तो कुछ द्रव्यमान क्या हुआ, धनावेश का कमा, मतलब क्या हुआ, यहां पर मान लेते हैं इसका द्रव्यमान क्या हो गया, m डैश हो गया, जो कि क्या होगा वो समझे, m डैश से क्या होगा, m डैश से छोटा होगा। m से क्या होगा, छोटा होगा। m डैश जो है वो m डैश से क्या होगा, छोटा होगा। m डैश जो है वो m से क्या होगा, छोटा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान जो है धनावेशित वस्तु का वो क्या हो जाता है, कम जाता है। तो लिख ले, धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान घट जाता है। आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ पर आपको बिल्कुल लिखा हुआ मिल जाएगा। दूसरा जो है ऋणावेशित वस्तु है, इस पर सोचते हैं। ऋणावेशित वस्तु हुआ, इसका मतलब क्या, उसमें इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गया। अब इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गया तो वो अपना द्रव्यमान तो लेके आएगा ना, लेके आएगा। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, इस वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और 2 इलेक्ट्रॉन इसी में आ गया तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मतलब इस पे नेगेटिव का चार्ज आ गया। अब इलेक्ट्रॉन आया तो वो अपना द्रव्यमान लेके आएगा ना। अगर वो अपना द्रव्यमान लेके आता है, इसका मतलब ये हुआ कि ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मान लो यहाँ भी क्या होता, ये m डैश हो जाता, तो ये जो m डैश होता, वो क्या होता, m से बड़ा होता। ये जो m डैश होता वो क्या होता, m से बड़ा होता। तो कंक्लूजन क्या है, कुल मिलाकर के वो समझे, यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, आप लिख लेना। ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है और धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान घट जाता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलता तो अपना मास लेके निकलता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आता है तो वो अपना मास लेके आता है। कंक्लूजन क्या है वो समझे, किसी वस्तु को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान प्रभावित हो जाता है। द्रव्यमान घट सकता है या बढ़ सकता है। कंडीशन क्या है वो समझे, अगर धनावेशित वस्तु होगा तो द्रव्यमान घट जाएगा, अगर ऋणावेशित वस्तु होगा तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6, और ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और सभी को पता होता है क्लास 10 से ही, लेकिन देखना ज़रूरी है। ये मान लो कि प्लस का चार्ज है और ये मान लो कि ये भी प्लस का चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को विकर्षण बल लगाते हैं, एक दूसरे पर विकर्षण बल लगाते हैं, एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। ये माइनस है और ये भी माइनस है तो ये भी एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। ये माइनस है, ये प्लस है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ये प्लस है, ये माइनस है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। कंडीशन क्या है, अगर सेम चार्जेस रहेंगे, लाइक चार्जेस रहेंगे, एक जैसे आवेश रहेंगे, ठीक है, समान आवेश रहेंगे, तब वो एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। लाइक चार्जेस रहेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन जब अनलाइक चार्जेस रहेंगे, जो आवेश जो हैं वो असमान रहेंगे, तब वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। कंडीशन क्या है, अगर समान आवेश रहेंगे तो वो एक दूसरे को विकर्षित करेंगे और असमान आवेश रहेंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है और यहाँ पर 6 माइक्रोकूलम का आवेश है तो ये दोनों भी एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं। नहीं, हमको मतलब नहीं है उसके मैग्नीट्यूड से, उसके परिमाण से कोई मतलब नहीं है, बस इसके पीछे कौन सा चिन्ह है, कौन सा साइन है, उससे मतलब है वह एक समान है या फिर असमान है।
अगर वो एक समान होगा, लाइक होगा, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर अनलाइक होंगे और समान रहेंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। समझ में आ गया? चलो, छठा प्रॉपर्टी ये हो गया। सातवां आप ये बोल सकते हो कि आवेश एक अदिश राशि है। आवेश क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है? एक सदिश राशि नहीं है। चार्ज क्या है? एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। आठवां आप ये बोल सकते हो, अब काफ़ी इजी है, इसको मैं काउंट भी नहीं करने वाला था, लेकिन क्या करूँ, बताना पड़ता है। आठवां प्रॉपर्टी ये लिख सकते हो कि आवेश जो है वो क्या होते हैं? ट्रांसफेरेबल होते हैं। आवेश जो है वो क्या होते हैं? ट्रांसफेरेबल होते हैं। मतलब क्या? आवेश को हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ठीक है, वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। नौवां प्रॉपर्टी आप ये लिख सकते हो कि आवेश का अस्तित्व द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, आवेश क्या है? पदार्थ का गुण है। और पदार्थ क्या होता है? जिसमें द्रव्यमान हो। अब कोई वस्तु पदार्थ है, इसका मतलब क्या उसमें द्रव्यमान होगा? ये पक्का है। पदार्थ का डेफिनेशन ही है जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, जिसको हम महसूस करते हैं, देखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ है। जो भी हमारे अराउंड है, जो भी हमारे आसपास है, अब वो पदार्थ है तो उसमें द्रव्यमान होगा, ये तो पक्के से बात है। और ये जो चार्ज है, ये जो आवेश है, क्या है? किसी पदार्थ का गुण है। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज जो है द्रव्यमान पे आता है। अगर द्रव्यमान है ही नहीं तो चार्ज किस पे आएगा? तो वही बात आप लिख सकते हो 9 नंबर प्रॉपर्टी में, कि आवेश का अस्तित्व द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है। एक चीज़ और है कि रुका हुआ जो आवेश होते हैं, जिसका स्टडी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं, वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। समान वेग से जो गतिशील होते हैं आवेश, वो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। और त्वरित आवेश जो होते हैं वो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करते ही हैं, साथ में एक प्रकार का EMI वेव भी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट करते हैं। तो जब पढ़ेंगे आगे तब देखते जाएंगे, यहाँ पर बताएंगे तो फिर से बोलोगे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी तो पढ़ा ही नहीं मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। सो उसको मैं छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम तो कल होने वाला नहीं है। सिलेबस खत्म करोगे तभी एग्जाम होगा, और तब तक आपको नॉलेज मिल जाएगा। कुछ ही दिनों में, शुरुआत के कुछ ही दिनों बाद आपको समझ में आ जाएगा हर एक चीज़। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को समाप्त। आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो तुम लोग को पता है क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे या तो क्वेश्चंस ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो मैंने पढ़ा है Q इक्वल्स एनी, उस पर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। और नहीं तो मैं बताऊंगा आप लोग को मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।